Hello my dear students, I am Anish Kumar, chemistry teacher. I discuss in this session derivation of rate equation for zero order reaction. That's right. Suppose that एक कोई रिएक्टेंट है, रिएक्शन के बाद एक प्रोडक्ट प्रोवाइड कराता है। अगर टाइम सपोज दैट 0 मान लें तो ए का जो स्टार्टिंग कंसंट्रेशन होगा स्मॉल ए मान लिया जाए। आपको हमने कई बार बताया है कि रिएक्शन में रिएक्टेंट में कंसंट्रेशन का डिक्रीज होना और प्रोडक्ट का इंक्रीज होना पाया जाता है। मतलब यदि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डिक्रीज होगा तो प्रोडक्ट का इंक्रीज होगा। दैट्स राइट। अब यहां पर अगर रिएक्टेंट ए टाइम 0, लेकिन मैं आपको कई बार बताया हूं जो हमने कहा था कि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डिक्रीज होगा, प्रोडक्ट का इंक्रीज होगा विद टाइम होगा। दैट्स राइट। सपोज दैट टाइम अगर 0 होगा तो इसमें कोई कंसंट्रेशन डिक्रीज नहीं होगा और डिक्रीज नहीं होगा तो यहां इंक्रीज नहीं होगा। दैट्स राइट। यदि टाइम थोड़ा सा बढ़ जाता है, सपोज दैट टी हो जाता है, तो रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन में सपोज दैट एक्स वैल्यू क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। यहां पर उतना ही क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। दैट्स राइट। यू हैव एनी प्रॉब्लम? अकॉर्डिंग द फार्मूला वी नो rate of reaction equal to change in concentration of product or reactant upon time taken. That's right. मतलब हिंदी में अगर बात करें तो अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में हुआ परिवर्तन बटे लगा समय किसके बराबर होता है, अभिक्रिया का वेग। दैट्स राइट। अब फार्मूला मैं यूज करता हूं इसमें, इस रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू, सपोज दैट मैंने मान लिया कि जो डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग हुआ है वो कितने का हुआ है, एक्स का। मतलब इसमें से x वैल्यू घट गया और यहां पर x वैल्यू बढ़ गया, तो सूक्ष्म वैल्यू को हम d के साथ रिप्रेजेंट करेंगे तो dx अपॉन dt, यानी टाइम t। ओके, आपको टाइम क्या दिख रहा है, टाइम t दिख रहा है और इंक्रीजिंग क्या दिख रहा है, x फॉर प्रोडक्ट। यदि रिएक्टेंट के लिए लेंगे तो माइनस वैल्यू ले लेंगे और ये दोनों सूक्ष्म वैल्यू हैं, बहुत कम समय है, इसलिए इसको किसके साथ दिखाएंगे, d के साथ। दैट्स राइट। अब मुझे एक इक्वेशन मिल गया, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू dx अपॉन dt। we know according the rate law, we know according the rate law that concentration रेट लॉ के अकॉर्डिंग मुझे मालूम है, क्या मालूम है, सपोज दैट ध्यान देते हैं, अकॉर्डिंग द रेट लॉ, रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट सपोज दैट यहां पर क्या है, a की पावर x इंटू b के पावर कंसंट्रेशन b के पावर y, सपोज दैट मान। आप रिएक्शन का ऑर्डर निकालना भी जानते हैं, इन्हीं दोनों वैल्यूज को जोड़ करके ऑर्डर निकालते हैं। दैट्स राइट। अभी इन दोनों की जोड़ जो x और y, जो ऑर्डर हम पढ़ते हैं x प्लस y इक्वल टू ऑर्डर होता है किसी भी रिएक्शन का। यदि इन दोनों को जोड़ने पर 0 आता है तो हमारा 0 ऑर्डर रिएक्शन होता है, 1 आता है 1 ऑर्डर रिएक्शन होता है, 2 होता है तो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन होता है। दैट्स राइट। फिलहाल ये टॉपिक नहीं है, चलिए हम बात करते हैं। सपोज दैट देखिए रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू क्या लिखा गया है, dx अपॉन dt। तो ये dx अपॉन dt हम किसकी जगह पे कर सकते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन जहां लिखा हो इसकी जगह पे dx अपॉन dt लिख सकते हैं।
तो dx अपॉन dt दैट इज प्रोपोर्शनल कंसंट्रेशन a के पावर x इनटू कंसंट्रेशन b के पावर y। फिलहाल यहाँ b का कोई मतलब नहीं है, रीजन हमारे पास रिएक्टेंट क्या है, ओनली a। b भी होता तो b रिप्लेस c होता, जैसा होगा वैसा लिखते चले जाते हैं। अब देखिए हमें मालूम है ये सिंबल यहाँ से अगर हम हटा देंगे तो क्या मिल जाएगा मुझे, dx अपॉन dt इक्वल टू k इनटू कंसंट्रेशन a के पावर x इनटू कंसंट्रेशन b के पावर y। यू हैव एनी प्रॉब्लम? अब मुझे मालूम चल गया है dx अपॉन dt इक्वल टू k। अब देखिए हमारे पास रेक्टेंट b तो अवेलेबल नहीं है, क्या अवेलेबल है a कैसा है, इसमें हमें गणना किसकी करनी है, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन मींस टाइम भी जीरो होगा, प्रोडक्ट में इंक्रीजिंग भी जीरो होगी। सपोज दैट when time equal to 0 then concentration of A small है, that's right। अब सपोज दैट यहाँ पे क्या करेंगे, B को नहीं रखना है, A हमारा क्या है रेक्टेंट, इसका कंसंट्रेशन स्मॉल है। सपोज दैट जीरो ऑर्डर के लिए मुझे व्यवस्थित करना है तो हम क्या करेंगे, इनटू कंसंट्रेशन A फॉर जीरो ऑर्डर, यानी ऑर्डर कितना लेना मुझे, जीरो लेना। यू हैव एनी प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं किसी को? अब अगर इसी को हम आगे कैलकुलेट करते हैं, आपको मालूम, आपको क्या मालूम है कि dx अपॉन dt k, इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1। क्या होगी, 1। चलिए आ गया dx अपॉन dt इक्वल टू k। इसी को थोड़ा सा और चेंज करते हैं, थोड़ा सा चेंज करेंगे तो dt को उधर भेज देते हैं, dt को उधर भेज दिया जाए तो क्या हो जाएगा, dx इक्वल टू k इनटू dt। यू हैव एनी प्रॉब्लम? अब अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, ऑन इंटीग्रेशन, ऑन इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, ऑन इंटीग्रेशन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट, दैट्स राइट। अगर इसका इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन dx इक्वल टू इंटीग्रेशन k dt, दैट्स राइट। इंटीग्रेशन करने के बाद मुझे क्या मिलेगा, यहां पर x मिल जाता है, यहां पर क्या होता है kt, यानी इंटीग्रेशन क्यों किया गया, d को हटाने के लिए, यानी यहां पर मिलेगा x इक्वल टू kt और यहां पर एक कांस्टेंट आ जाएगा, क्या आ जाएगा, कांस्टेंट सपोज दैट c मान लेते हैं। अब इसको इक्वेशन सेकंड मान लेंगे, कोई प्रॉब्लम तो नहीं मुझे। अब देखिए यहां पर क्या होगा, वी नो दैट टाइम इक्वल टू 0, क्या आपको दिख रहा है ना, टाइम हमारी क्या है 0, तो यदि इसमें हम t का वैल्यू क्या रख दें, 0, दैट्स राइट। और मुझे मालूम है यदि हमारा टाइम 0 होगा तो हमारे A के कंसंट्रेशन प्रोडक्ट में इंक्रीजिंग क्या होगी, 0 होगी, यानी यदि टाइम 0 है तो रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन में कोई भी इंक्रीजिंग नहीं होगी या डिक्रीजिंग नहीं होगी, दैट्स राइट। और मुझे मालूम है कि रिएक्टेंट में जितना डिक्रीजिंग होगा प्रोडक्ट में उतना इंक्रीजिंग होता है विद टाइम इन रिएक्शन, दैट्स राइट। तो यहां पर आपको स्पष्ट दिखाई देगा कि टाइम 0 है तो A का कंसंट्रेशन स्मॉल a माना मैंने और प्रोडक्ट में कोई भी इंक्रीजिंग नहीं हुई है, क्यों, तो टाइम 0 है, दैट्स राइट। अब जब टाइम कुछ होगा तो इसमें इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग होगी, इसमें इंक्रीजिंग होगी, दैट्स राइट। तो जब टाइम 0 होगा तो हमारा x का वैल्यू भी क्या होगा, 0 होगा। हम इस वैल्यू को इस इक्वेशन में रख दें तो मुझे क्या पता चलेगा, यहां भी 0 यहां भी 0, k इनटू 0 0 हो जाएगा, 0 यहां x पे 0 हो जाएगा, यानी c का वैल्यू भी क्या आ जाएगा, c का वैल्यू भी 0 आएगा यदि x और t का वैल्यू 0 होगा तो सपोज दैट देन c इक्वल टू 0, यानी when t इक्वल टू 0 x इक्वल टू 0 देन c इक्वल टू 0। c का वैल्यू हम इक्वेशन में रख देते हैं, इस इक्वेशन में अगर हम c का वैल्यू रख देते हैं तो मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे मिल जाएगा x इक्वल टू kt, यानी c का वैल्यू उसमें रख दिया जाए तो x का वैल्यू मुझे क्या मिलेगा, x इक्वल टू kt, दैट्स राइट। अब मुझे मालूम है मुझे क्या मिला है, x इक्वल टू kt। अब अगर मुझे कांस्टेंट k को रिप्रेजेंट करना होगा तो फिर क्या निकालेंगे, हम t को इधर साइड चेंज कर देंगे तो यहां इनटू में इधर आएगा क्या हो जाएगा, डिवाइड, यानी हमें मिलेगा k इक्वल टू
x अपॉन टी। जब हमको कांस्टेंट के का वैल्यू निकालना होगा तो हम इसका यूज कर लेंगे। इक्वेशन मुझे कहां मिल चुका है? इक्वेशन हमें लगता है कि आपको x इक्वल टू kt प्लस सी ही मिल चुका है, बट अगर कांस्टेंट k का वैल्यू निकालना होगा तो हम इसका यूज करेंगे। दैट्स राइट। अब चलिए जीरो ऑर्डर के लिए हमको इक्वेशन तो मिल गया, इक्वेशन मिल गया। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए कांस्टेंट k वैल्यू का यूनिट कैसे निकालेंगे आप? कांस्टेंट k वैल्यू का यूनिट कैसे निकालेंगे? यूनिट मतलब मात्रक होता है। चलिए नेक्स्ट, यूनिट कभी भी आपको निकालना होगा, यूनिट ऑफ कांस्टेंट k इक्वल टू, हमेशा एक फार्मूला मैं आपको दे रहा हूं, वो फार्मूला आप कभी किसी पे लगाएंगे वो आप आसानी से किसी का भी निकाल सकते हैं। वो फार्मूला क्या होगा? फार्मूला होगा मोल 1 माइनस n एंड लीटर n माइनस 1 सेकेंड इनवर्स। ये फार्मूला आपको हर जगह लगाना है, जहां जैसा होगा, फर्स्ट ऑर्डर के लिए, सेकेंड ऑर्डर के लिए, थर्ड ऑर्डर के लिए और nth ऑर्डर के लिए। ये फार्मूला nth ऑर्डर के लिए मैंने बताया है। अब मुझे क्या है? जीरो ऑर्डर, यानी हमारे इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या है? जीरो है। n का वैल्यू क्या रखेंगे? n का वैल्यू हम जीरो रखेंगे। तो k इक्वल टू मोल 1 माइनस 0, 1 माइनस 0, लीटर 1 माइनस 1, दैट्स राइट। और सेकेंड, सॉरी 1 नहीं करना है, 0 करना है। यहां पर लीटर n की जगह पर 0 माइनस 1 करना मुझे, और सेकेंड इनवर्स। अब इसको हल करने के बाद मुझे मिलेगा 1 में से 0 माइनस करेंगे क्या बचेगा? 1 बचेगा। k इक्वल टू मोल, अब उसकी पावर 1 है तो उसको दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। अब देखिए 0 में से माइनस 1 ही आएगा, तो क्या होगा? ये इसको पढ़ेंगे हम लीटर इनवर्स और सेकेंड इनवर्स। ये फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, दैट्स राइट। अगर फर्स्ट ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन k इक्वल टू रख दीजिए मोल 1 माइनस 1, लीटर 1 माइनस 1, सेकेंड इनवर्स। k इक्वल टू 1 में से 1 को माइनस करेंगे 0 आ जाएगा, तो m मोल की पावर 0, यहां भी 0, सेकेंड इनवर्स, यानी इसका यूनिट निकल के आएगा सेकेंड इनवर्स। जीरो ऑर्डर रिएक्शन का जो हमने इक्वेशन निकाला है उसके लिए हाफ लाइफ पीरियड निकाल लेते हैं। हाफ लाइफ पीरियड निकालने के लिए मुझे अभी जस्ट एक इक्वेशन प्राप्त हुआ था। इक्वेशन अभी हम लोग ये निकाले थे, k इक्वल टू x अपॉन t। इसी से हम आप निकाल सकते हैं वेरी सिंपल तरीके से। चलिए निकालने की कोशिश करते हैं। k इक्वल टू x अपॉन t मुझे मिला। अब देखिए जब टाइम 0 था तो कंसंट्रेशन भी 0 था प्रोडक्ट के लिए, और टाइम कुछ बीता था तो रिएक्टेंट में कुछ कंसंट्रेशन डिक्रीज हुआ था, प्रोडक्ट में कुछ इंक्रीज हुआ था। अब यहाँ पर बात आ रही है कि अभी आपको जो हमने क्वेश्चन बताया उसमें t इक्वल टू यानी कुछ समय बताया और टाइम 0 बताया, लेकिन यहाँ क्या है? टाइम हाफ है, ना 0 है और ना 1 है, बीच में है। तो यहाँ पर क्या होगा? t हाफ होगा। तो जब हमारा t हाफ होगा तो हमारा कंसंट्रेशन भी हाफ हो जाएगा। बट हम पढ़ रहे हैं जीरो ऑर्डर के लिए, तो जब t 0 था तो हमारा कंसंट्रेशन क्या था? कंसंट्रेशन हमारा क्या था? यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि when t इक्वल टू हाफ, देन कंसंट्रेशन हमारा t 0 पर क्या था? स्मॉल a अभी हमने लिखा था, तो हमारा कंसंट्रेशन भी क्या हो जाएगा? a/2, दैट्स राइट। ये वैल्यू इसमें रखने की कोशिश करते हैं। k इक्वल टू x के जगह पर हम क्या लिख देंगे? a/2 अपान में t हाफ, अपान में t हाफ, या इसी को ऐसे तरीके से लिख सकते हैं t 0.5, या इसी को t 50% भी लिख सकते हैं, दैट्स राइट। आपको जैसा समझ में आएगा वैसा लिख सकते हैं। चलिए इसको कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेट करने के लिए k इक्वल टू, अब यहाँ पर क्या लिखा हो? a/2 कि अपान में t हाफ, अपान मींस डिवाइड में, यहाँ बगल में भी देते हैं डिवाइड बाय t हाफ। यू हैव एनी प्रॉब्लम? अब ये यहाँ पर डिवाइड भी रहेगा तो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। ये क्या हो गया? k इनटू t हाफ इक्वल टू a/2, दैट्स राइट। अब k को हम उधर भेज देते हैं क्योंकि मुझे क्या निकालना है? हाफ लाइफ पीरियड, t हाफ निकालनी है। तो t हाफ इक्वल टू a/2, यहाँ मल्टीप्लाई उधर जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो डिवाइड बाय k/1, t हाफ इक्वल टू a/2
मल्टीप्लाई 1/k, तो t हाफ इक्वल टू a बाई 2k, दैट्स राइट। अब देखिए मुझे मालूम है कि k इक्वल टू कांस्टेंट, k इक्वल टू कांस्टेंट, तो हमारा 2k भी क्या होगा, ये होगा कांस्टेंट। यू हैव एनी प्रॉब्लम? अब आपको मालूम है कि यदि हम कांस्टेंट को हटा दें तो प्रोपोर्शनल का सिंबल लग जाएगा। तो हमें क्या मिला, मुझे अब निकल करके जो मिला वो ये मिला t हाफ इक्वल टू a बाई, इसको इक्वल टू में क्यों लिखें, प्रोपोर्शनल लगा देते हैं क्योंकि इसको 2 को हटा देना है, कांस्टेंट वैल्यू को हटा देना है। तो मुझे क्या मिलेगा, t हाफ प्रोपोर्शनल a क्या है, a हमारे रिएक्टेंट का प्रारंभिक सांद्रता यानी स्टार्टिंग कंसंट्रेशन है, दैट्स राइट। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं या इसी को ऐसे भी लिखा जा सकता है कि t 50% इक्वल टू नहीं प्रोपोर्शनल a, चाहे ऐसे लिखिए चाहे इसको लिखिए t 0.5 प्रोपोर्शनल a, दैट्स राइट। इसको आप 3 तरीके से लिख सकते हैं। अब चलिए एक क्वेश्चन लगा देते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन से संबंधित। आपका है क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन ये दिया गया है कि एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, क्या है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। सपोज दैट इस रिएक्शन में 80% रिएक्शन कंप्लीट होने में 160 मिनट लग रहे हैं। कितने लग रहे हैं, 160 मिनट लग रहे हैं। और इसमें हमको निकालना क्या है, कांस्टेंट वैल्यू निकालनी है, k का वैल्यू निकालना है। अभी हम लोगों ने क्या निकालना है, समीकरण हमने निकाला है कंसंट्रेशन A माइनस प्रारंभिक सांद्रता कंसंट्रेशन A की इक्वल टू kT। हमने इस चीज का गणना भी किया है। अब ये कैसे आया है, देखिए x का वैल्यू a है और ये क्या है, प्रारंभिक सांद्रता है, यानी कोई रिएक्शन स्टार्ट हुआ तो उसका कंसंट्रेशन ये था, कंप्लीट हुआ उसका कंसंट्रेशन ये था, दैट्स राइट। तो लास्ट में जो होता है उसी से हम स्टार्टिंग वाले को लेस कर लेते हैं। ऐसे कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हम बाइक चला रहे हैं तो बाइक में हमारे घर पे अगर हमारे मीटर में 15 किलोमीटर था और हम शाम को चल के आए तो शाम में जो रहेगा उसमें से हम स्टार्टिंग 15 घटा देंगे तो पता चल जाएगा हमने कितनी दूरी तय की है, दैट्स राइट। अब यहाँ पर ये हमको दिया गया है और इसमें ये भी कहा जा रहा है कि 80% रिएक्शन कंप्लीट होने में 160 मिनट लग रहे हैं। कितने लग रहे हैं, ये हमें वेग सवाल के समीकरण दिया गया है, मतलब रेड इक्वेशन दिया गया है। इसमें स्टार्टिंग कंसंट्रेशन ये है, इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू अभी हम निकाल देंगे। और 80 जो है कंसंट्रेशन T, ये भी, ये मतलब T समय के बाद हमारा कंसंट्रेशन कितना होगा, ये स्टार्टिंग कंसंट्रेशन है और ये T समय कुछ समय के बाद है। टाइम मुझे कितनी दी गई है, टाइम मुझे दिया हुआ है 160 मिनट, दैट्स राइट 160 मिनट। अब इन दोनों कंसंट्रेशन के बीच का डिफरेंस मुझे पहले निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, डिफरेंस निकालना पड़ेगा। अब डिफरेंस 80 क्या निकालना है हमको, 80 यानी T समय पश्चात का कंसंट्रेशन मुझे निकालना है। A कंसंट्रेशन T इक्वल टू, अब देखिए सपोज दैट स्टार्टिंग कंसंट्रेशन कुछ रहा होगा, स्टार्टिंग कंसंट्रेशन कुछ रहा होगा, इसमें से 80% कंप्लीट हो चुका है। कितना हो चुका है, 80% कंप्लीट हो चुका है। इसी कंसंट्रेशन का क्या निकालेंगे हम, 80%। 80% कैसे निकालते हैं, उसमें इंटू 80/100 कर लेंगे, इंटू 80/100। अब देखिए कंसंट्रेशन 80 इक्वल टू प्रारंभिक सांद्रता जो भी रही होगी, इसका 80% निकालेंगे, कितना आएगा 0.8। क्या आएगा 0.8, प्रारंभिक सांद्रता का 0.8 हिस्सा कंप्लीट हो चुका है। अब सपोज दैट ये हमने निकाला, इसको मान लेते हैं 1। सपोज दैट उसमें 1 रहा होगा तो 1 में से अगर हम 0.8 लेस कर दें तो मुझे मिलेगा, इसको ऐसे लिख लेते हैं -0.8। अब 30 समय पश्चात कंसंट्रेशन A निकालने पर मुझे मिलेगा 0.2 कंसंट्रेशन A, दैट्स राइट। यू हैव एनी प्रॉब्लम? अब मुझे इक्वेशन कुछ पता है, इक्वेशन मुझे कुछ पता है। 30 समय पश्चात की सांद्रता मुझे पता हो गई है, क्या, कंसंट्रेशन ET इक्वल टू 0.2 और हमारा जो स्टार्टिंग था कंसंट्रेशन A, ये हमने उसको 1 माना है। यू हैव एनी प्रॉब्लम? और टाइम मुझे पता ही है, टाइम कितना है 160 मिनट। अब हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। K इक्वल टू क्या लिखा गया है, x/T। x क्या था,
चेंज द कंसंट्रेशन इन प्रोडक्ट और रिएक्टेंट। तो चेंजिंग क्या हुई है, चेंजिंग अब हम इससे पता कर लेंगे। 1 था 0.2 कंप्लीट हुआ है, तो 1 माइनस 0.2 अपान में टाइम कितना है 160 मिनट, दैट्स राइट 160 मिनट। a इक्वल टू इसको लेस करने पे कितनी वैल्यू आएगी 0.8 अपान 160। अब इसको सॉल्व करने पर सपोज दैट इसमें पॉइंट है इसमें पॉइंट नहीं है, a इक्वल टू इसको हम लिख सकते हैं 8 अपान 1600, दैट्स राइट। अब इसको अगर आप सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद वैल्यू कौन सी मिलेगी 0.005, इसमें निकालेंगे वैल्यू। अब 0.005 ये आ गया,